नमस्कार। वॉइस फॉर ब्लाइंड के सौजन्य से आप सुन रहे हैं समसामयिक घटनाओं पर आधारित कुछ प्रमुख समाचार अनीता शर्मा के साथ, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ सेना के अगले प्रमुख यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे। 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। मौजूदा सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ को दिसंबर 1986 में आर्म्ड कोर में कमीशन मिला था। इस नेतृत्व परिवर्तन और तकनीकी आधुनिकीकरण के एक नए और बेहद शक्तिशाली युग का आगाज होने जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ का सेना में सफर शानदार उपलब्धियों से भरा रहा है। वे खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा तट के पास डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी LRLSCM का पहला सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। इसकी सभी उप प्रणालियों का विकास DRDO की विभिन्न प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योग में किया गया है। इस मिसाइल से नौसेना और वायुसेना को दुश्मन के इलाके में भीतर तक घुसकर कमांड सेंटर, रडार और बुनियादी ढांचे को नष्ट करने की ताकत मिलेगी। साथ ही हिंद महासागर और सीमाओं पर रणनीतिक बढ़त मिलेगी। भारतीय सेना ने औपनिवेशिक दौर की परंपराओं से दूरी बनाते हुए अपनी वर्दी और ड्रेस नियमों में व्यापक बदलाव किए हैं। नए मैनुअल आर्मी यूनिफॉर्म्स 2026 में बंदी जैकेट को औपचारिक नागरिक परिधान का हिस्सा बनाया गया है। कई पुराने प्रतीकों और शब्दों को हटाया गया है। सेना ने ड्रेस नंबर 5 और ड्रेस नंबर 6 से पाउच बेल्ट हटाने का फैसला किया है। परेड के दौरान रिव्यूइंग अधिकारी के लिए तलवार साथ रखना अब अनिवार्य नहीं होगा। रॉयल जैसे औपनिवेशिक शब्दों का इस्तेमाल भी बंद कर दिया गया है। मैनुअल में कहा गया है कि बदलाव भारत की बदलती संप्रभु पहचान और राष्ट्रीय भावना के अनुरूप किए गए हैं। गौरतलब है कि 2023 में भी सेना ने घोड़ा गाड़ी सेवानिवृत्त समारोह की कुछ पुरानी परंपराओं और पाइप बैंड जैसी औपनिवेशिक प्रथाओं को समाप्त किया था। सेना ने इस वर्ष 246 सड़कों, भवनों और सैन्य परिसरों के नाम भी बदले हैं। दिल्ली छावनी में मॉल रोड का नाम अरुण खेतरपाल मार्ग और किर्बी पैलेस का नाम केन गुरसे बिहार रखा गया है। कोलकाता में फोर्ट विलियम का नाम विजय दुर्ग कर दिया गया है। सेना के अनुसार यह पहल भारतीय वीरता, बलिदान और सैन्य विरासत को सम्मान देने के लिए की गई है। पाकिस्तान और चीन संबंधी मामलों के विशेषज्ञ माने जाने वाले जनरल NS राजा सुब्रमण्यम ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS का पदभार संभाल लिया है। CDS सेना के तीनों अंगों की एकीकृत सैन्य कमान व्यवस्था है। इसके अंतर्गत तीनों सेनाओं के बीच समन्वय मजबूत करने की प्रमुख जिम्मेदारी होती है। गौरतलब है कि जनरल सुब्रमण्यम बिपिन रावत और अनिल चौहान के बाद देश के तीसरे CDS हैं। भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 2 दिन के भीतर 3 सफल परीक्षण कर देश की सुरक्षा को अभेद बनाने की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। भारत अब उन चुनिंदा देशों में शुमार हो गया है जो दुश्मन की तरफ से दागी गई लंबी और मध्यम दूरी यानी 2000 से 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को बीच में रोककर नष्ट करने की क्षमता रखता है। दुश्मन की मिसाइलों के खिलाफ बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा यानी BMD क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए 10 और 11 जून को लगातार 3 परीक्षण किए गए। ये परीक्षण पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर और वायुमंडल की सीमा से बाहर बैलिस्टिक मिसाइलें मार गिराने की क्षमता परखने के लिए किए गए। BMD कार्यक्रम के तहत भारत शत्रु मिसाइलों को वायुमंडल के भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर रोककर नष्ट करने की क्षमता विकसित कर रहा है। वायुमंडल के भीतर काम करने वाली मिसाइलों को एंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल कहा जाता है। ये 100 किलोमीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्र में संचालित होती है। वहीं एक्सो एटमॉस्फेरिक मिसाइलें पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे ऊपरी क्षेत्र में मिशन पूरा करने में सक्षम होती हैं। गौरतलब है कि BMD
पाकिस्तान की मिसाइलों का जवाब है। पाकिस्तान के पास गौरी और शाहीन जैसी मध्यम दूरी की मिसाइलें हैं। इसके अलावा वह मल्टीपल वारहेड वाली मध्यम दूरी की मिसाइलें विकसित करने की कोशिश में है। ऐसे में भारत की तरफ से BMD को विकसित करने को पाकिस्तानी मिसाइलों का जवाब माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने दर्द और नसों से जुड़ी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवा प्रेगाबालिन की बिक्री पर सख्ती बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस दवा को अब अनुसूची H1 के तहत शामिल कर दिया है। इसका मतलब है कि अब ये दवा बिना डॉक्टर के वैध पर्चे के मेडिकल स्टोर पर नहीं बेची जा सकेगी। सरकार ने ये फैसला कई राज्यों से मिली रिपोर्ट के आधार पर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के आगमन से पूर्व भारत ने योग के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर गिनेज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। आयुष मंत्रालय और हेल्थ टेक प्लेटफॉर्म हैबिल्ड के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित एक ऑनलाइन योग सत्र के दौरान महज 45 मिनट के भीतर 4,35,831 लोग YouTube के माध्यम से एक साथ जुड़े। ये आंकड़ा वर्ष 2024 में बने पिछले रिकॉर्ड 2,46,252 लोगों से कहीं अधिक है। भारत ने कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में सफल परीक्षण किया है। सेना की रणनीतिक बल कमान की देखरेख में किए गए इस परीक्षण में मिसाइल सभी परिचालन और तकनीकी मानकों पर खरी उतरी है। अग्नि एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर से लेकर 900 किलोमीटर तक है। ये दुश्मन के खेमे में गहराई तक वार कर सकती है। ये लगभग 1000 किलोग्राम तक के पारंपरिक या परमाणु पेलोड ले जाने में सक्षम है। रक्षा तकनीकी क्षेत्र में देश को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। भारतीय रक्षा तकनीकी कंपनी पुणे स्थित नाइव लेविनेट ने अपने स्वदेशी लो इटरिंग म्यूनिश प्रणाली वायु अस्त्र 1 का तकनीकी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। वायु अस्त्र 1 आत्मघाती ड्रोन है जो 10 किलोग्राम विस्फोटक के साथ 100 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य को सटीकता से भेदने में सक्षम है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहना की पीठ में उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा भर्ती परीक्षा के उन अभ्यर्थियों को राहत दी है जिनके आवेदन सक्षम अथॉरिटी के माध्यम से अग्रेषित न होने के आधार पर खारिज कर दिए गए थे। CJI सूर्यकांत ने कहा कि ये 50 साल पुरानी प्रक्रियाएं हैं और हम आज भी इनका पालन कर रहे हैं। प्रतिस्पर्धी दुनिया में पहले परीक्षा का आयोजन किया जाता है, फिर मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार होते हैं। सत्यापन बाद में किया जा सकता है। इस तरह तकनीकी आधार पर आवेदन निरस्त करना उचित नहीं है। सैंडविच जनरेशन उन मध्यम आयु वर्ग के वयस्कों को कहा जा रहा है जो जीवन की 2 सिरों को एक साथ थामे चल रहे हैं। एक और बच्चों के सपनों को पंख दे रहे, दूसरी ओर माता पिता का सहारा बन रहे हैं। 40 से 45 वर्ष की आयु के ये लोग जिम्मेदारियों, भावनाओं और आर्थिक दबाव के बीच संतुलन बनाकर परिवार की रीढ़ बने हुए हैं। CJI जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस वी मोहन की पीठ ने आधार कार्ड के दुरुपयोग से जुड़ी एक याचिका पर केंद्र सरकार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा है। याचिका में मांग की गई है कि आधार का इस्तेमाल सिर्फ पहचान सत्यापन के लिए किया जाए, न कि नागरिकता, निवास, अधिवास या जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में। इसमें यह भी कहा गया है कि नए मतदाता पंजीकरण के लिए उपयोग होने वाले फॉर्म 6 में आधार को जन्मतिथि, निवास प्रमाण के रूप में स्वीकार करना आधार नियम 2016 की धारा 9, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 23 की खंड 4 और संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने मानव मस्तिष्क के अध्ययन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। संस्थान के सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर ने एंकर नामक एक उच्च रिजोल्यूशन 3D ब्रेन स्टेम एटलस विकसित किया है, जिसे संस्थान मानव ब्रेन स्टेम का अब तक का सबसे विस्तृत डिजिटल मानचित्र बता रहा है। IIT मद्रास द्वारा जारी जानकारी के अनुसार ये एटलस
मस्तिष्क की संरचनाओं को कोशिका स्तर तक दर्शाता है और मस्तिष्क के विकास और उसकी कार्यप्रणाली को समझने के लिए एक नया वैज्ञानिक संसाधन उपलब्ध कराता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये एटलस अल्जाइमर, पार्किंसंस, स्ट्रोक और ब्रेन ट्यूमर जैसी तंत्रिका संबंधी बीमारियों के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आईआईटी मद्रास ने इस एटलस और उससे जुड़े डेटा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया है। शोधकर्ता, चिकित्सक और विद्यार्थी इसे एंकर ह्यूमन ब्रेन इन निशुल्क पर देख सकते हैं। वैज्ञानिक समुदाय का मानना है कि इस तरह की खुली पहुंच वैश्विक स्तर पर मस्तिष्क अनुसंधान को नई गति दे सकती है। भारतीय नौसेना की ताकत जल्द बढ़ने वाली है। स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी को इस महीने नौसेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट अग्रय और सर्वे पोत संशोधन भी जल्द नौसेना का हिस्सा बन सकते हैं। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने साइबर अपराध से निपटने और पीड़ितों को राहत देने के लिए 2 नए पोर्टल शुरू किए हैं। इनका नाम ग्रीवियस रिड्रेसल मैकेनिज्म यानी GRM और मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल MRM है। GRM पोर्टल उन लोगों की मदद करेगा जिनके बैंक खाते साइबर जांच के दौरान फ्रीज, होल्ड या लियन मार कर दिए गए हैं। वहीं MRM पोर्टल साइबर वित्तीय ठगी के शिकार लोगों को उनकी बरामद या फ्रीज की गई रकम वापस लाने के लिए आवेदन करने की सुविधा देगा। गौरतलब है कि गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 को और प्रभावी बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बहुभाषी सुविधा जोड़ने के निर्देश दिए हैं। भारतीय बेटियों ने महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में इतिहास रच दिया है। टीम इंडिया ने दूसरे मैच में नीदरलैंड को 95 रन के अंतर से मात दी, जो विश्व कप इतिहास में उसकी सबसे बड़ी जीत है। अमेरिका ने अपने 8 साल पुराने फैसले को पलटते हुए यूएस इंडो पैसिफिक कमान का नाम बदलकर फिर से यूएस पैसिफिक कर दिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने घोषणा कर कहा कि यूएस पैसिफिक कमान नाम 1947 में तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन द्वारा स्थापित कमान की ऐतिहासिक जड़ों का सम्मान करता है। गौरतलब है कि USPACOM अमेरिका के पश्चिम तट के पास के जल क्षेत्र से लेकर भारत की पश्चिमी सीमा तक सेवाएं देता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक विशेष सत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते खतरों को लेकर दुनिया को आगाह किया। प्रधानमंत्री ने AI के दोहरे चेहरे पर जोर देते हुए कहा कि एक तरफ AI बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षित कर सकता है, उनकी रचनात्मकता बढ़ा सकता है और पढ़ाई को उनके अनुकूल बना सकता है, लेकिन दूसरी तरफ बिना नियमों के ये बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमें डिजिटल स्पेस को बच्चों के लिए सीखने और खेलने का मैदान बनाना होगा, न कि उनके दिमाग के साथ हेरफेर करने का कोई हथियार। इन दोनों स्थितियों के बीच का अंतर तकनीकी नहीं बल्कि हमारे संस्कार, डिजाइन और शासन तय करेंगे। नोएडा के जेवर में बने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 15 जून 2026 को कमर्शियल उड़ानें आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी हैं। हवाई अड्डे से पहली उड़ान इंडिगो की थी, जिसमें एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीन देने वाले 170 किसानों ने जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह के साथ लखनऊ की यात्रा की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इंडिगो के अलावा अकाशा एयर ने भी जेवर एयरपोर्ट से अपनी सेवाएं शुरू कर दी हैं। अब यहां से लखनऊ, बेंगलोर सहित जम्मू और नवी मुंबई के लिए भी उड़ानें उपलब्ध हैं। यात्री उड़ानों के साथ साथ एयरपोर्ट पर कार्गो सेवाओं का संचालन भी शुरू हो गया है, जो उत्तर भारत के लॉजिस्टिक्स और व्यापार को बढ़ावा देने में मदद करेगा। दिल्ली और एनसीआर के यात्रियों को एयरपोर्ट तक निर्बाध कनेक्टिविटी देने के लिए यमुना किनारे 31 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे और इलेक्ट्रिक बस सेवा 110 बसें शुरू करने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। जेवर एयरपोर्ट को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक के रूप में विकसित किया जा रहा है
और इसके दूसरे फेज के लिए भी भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू कर दिया गया है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में जेवर के पास स्थित है। ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 72 किलोमीटर दूर स्थित है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि अथॉरिटी ने दिल्ली एयरपोर्ट के मुकाबले यूजर चार्ज यानी यूडीएफ में कटौती कर दी है। केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक बदलाव की घोषणा की है। इसके तहत 6ठी और 9वीं कक्षा में संस्कृत का कम से कम एक सेक्शन अनिवार्य रूप से संचालित किया जाएगा। ये निर्णय नई शिक्षा नीति 2020 और त्रिभाषा फार्मूले के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत किया गया है। बिहार सरकार ने सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता योजना 2026 को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत लद्दाख में प्रसिद्ध सिंधु नदी के दर्शन करने जाने वाले पात्र श्रद्धालुओं को सरकार आर्थिक सहायता देगी। यात्रा पूरी करने के बाद सरकार खर्च का 50% या अधिकतम 20,000 रुपये तक वापस देगी, जिससे श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक यात्रा पहले से ज्यादा आसान हो। गौरतलब है कि बिहार सरकार का मानना है कि सिंधु नदी सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति और इतिहास की पहचान है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस पवित्र यात्रा से जुड़ने के लिए योजना शुरू की गई है। खबर जरा हटके लेकिन रोचक। घोड़े पर सवारी करना शान की बात मानी जाती है, लेकिन आज के ज़माने में हर जगह जाने के लिए घोड़े की सवारी नामुमकिन है। लेकिन झारखंड के गढ़वा जिले से जनगणना कर रहे एक शिक्षक खूब सुर्खियों में हैं। उन्होंने कंधे पर जनगणना का बस्ता, सिर पर सफ़ेद टोपी और शरीर पर सफ़ेद यूनिफॉर्म पहने शिक्षक मुन्ना प्रसाद गुप्ता घोड़े की सवारी करके जनगणना के दौरान दूरदराज गांवों की जिम्मेदारी ली। सब जगह जाने का ये समाधान उन्होंने पेट्रोल की किल्लत की वजह से लिया। भारत के हिमाचल प्रदेश में मलाड़ा एक ऐसा गांव है जहां पर पर्यटकों को कुछ भी छूना मना है। यहाँ अगर सैलानी आए और किसी दुकान से सामान खरीदना है तो वो पैसे दुकानदार के हाथ में न रखकर किसी मेज या अन्य जगह पर रख देता है और दुकानदार भी सामान उसी मेज पर रख देता है ताकि कुछ भी छुआ ना जा सके। आज भी पारंपरिक तरीकों से चलती है वहाँ की व्यवस्था, आधुनिकता देखने को नहीं मिलेगी। गांव की परंपराएं देवता जमूल ऋषि से जुड़ी हुई हैं। यहाँ हर साल लाखों सैलानी आते हैं और यहाँ की अनोखी परंपराओं और नियमों और प्राकृतिक सुंदरता से रूबरू होते हैं। किसी देश की मुद्रा केवल लेन देन का माध्यम नहीं होती, बल्कि वह उसकी संस्कृति, इतिहास और पहचान का भी प्रतीक होती है। कनाडा में प्रचलित लूनी और टूनी इसका एक सफल उदाहरण है। लूनी और टूनी क्रमशः 1 और 2 कनाडाई डॉलर के सिक्के हैं। गौरतलब है कि 1987 में कनाडा सरकार ने $1 के कागजी नोट के स्थान पर नया सिक्का जारी किया। इस सिक्के पर लून नाम के जल पक्षी की तस्वीर अंकित थी, जो कनाडा की झीलों और प्राकृतिक विरासत का महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। इसी कारण लोगों ने इस सिक्के को प्यार से लूनी कहना शुरू कर दिया। बाद में यह नाम इतना लोकप्रिय हुआ कि मीडिया, व्यापारिक संस्थानों और आम नागरिकों ने इसे व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया। इसके लगभग 1 दशक बाद 1996 में $2 का कनाडाई सिक्का जारी किया गया। लोगों ने इसे टूनी नाम दिया, जो टू और लूनी का मिश्रण है। इस सिक्के पर ध्रुवी भालू की आकृति बनी है, जो कनाडा के उत्तरी क्षेत्रों और आर्कटिक पहचान का प्रतिनिधित्व करती है। लूनी और टूनी का उपयोग कनाडा में दैनिक जीवन का सामान्य हिस्सा है। वॉइस फॉर ब्लाइंड के माध्यम से 2011 से दृष्टि दिव्यांग साथियों के लिए उनकी पाठ्य सामग्री को रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके तहत समाचार एवं सामान्य ज्ञान का प्रसारण व्हाट्सएप के माध्यम से भी किया जा रहा है।
वॉइस फॉर ब्लाइंड द्वारा प्रसारित सामान्य ज्ञान एवं समाचार का व्यक्तिगत रूप से लाभ लेने के लिए voiceforblind यानी voiceforblind@gmail.com पर अपना विवरण देते हुए मेल करें तथा साथ ही अपने मेडिकल सर्टिफिकेट की स्कैन की हुई प्रति संलग्न करें। वॉइस फॉर ब्लाइंड के इस प्रयास को अन्य वेबसाइट पर या आर्थिक लाभ हेतु प्रयोग न करें। ये कॉपीराइट के खिलाफ है। ज्ञात होने पर सजा के साथ आर्थिक दंड का भी प्रावधान है। आज के सुविचार के साथ ही समसामयिक घटनाओं पर आधारित ये समाचार यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि ये उपरोक्त जानकारियाँ आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होंगी। यदि आपको इस तरह की और जानकारी लेनी है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके साथ ही अगर आपके मन में कोई राय है, सुझाव है तो आप हमारे YouTube के चैनल कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। इसके अलावा voiceforblind@gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं। ज्ञान से बड़ा कोई उपहार नहीं है और अज्ञानता से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।